हमने लास्ट टाइम क्या बात करी थी बच्चे? हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली अगर जो हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर्स में, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर रॉल्स लॉ से होते हुए आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन, और नॉन आइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उस एडिशन की वजह से हमारे पास जो वेरिएशंस आई, उन वेरिएशंस में कुछ सर्टेन 4 प्रॉपर्टीज की हमने बात करी। उन प्रॉपर्टीज का नाम हमने रखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टीज जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से हमने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके बाद फिर फोर्थ पे जाएंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चा? देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? हमारे पास पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसा बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में हमने बात करी थी, बिना यहां से पढ़े एक बार फ्रीजिंग पॉइंट को कोई बताएगा क्या होता है? जिस पॉइंट पे कोई चीज फ्रीज हो जाए, और फ्रीज होने का मतलब सॉलिडिफाई हो जाए। इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स सॉलिड, ऐसा ही कुछ है ना। इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स सॉलिड। लेकिन होता क्या है बच्चे, हम इस तरीके से नहीं बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे? वेपर प्रेशर की टर्म्स में, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर अब जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम हर चीज को वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करा रहे हैं। तो होता क्या है, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड जो होगा उसका और लिक्विड दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाता है बच्चा? सेम हो जाता है। सॉलिड का और लिक्विड का टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर, दैट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारे पास क्या होगा? सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस दोनों का वेपर प्रेशर अगर सेम हो गया, इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो फ्रीज हो चुका है, वो सॉलिडिफाई हो चुका है। समझ में आई है? तो ऐसा टेम्परेचर जिस वक्त किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट वाले वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं अब ये फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो गया। डन है? डेफिनेशन समझ में आ गई। अब होता क्या है देखो, अब कंसेप्ट की अगर हम बात करें, जिस टाइम पे एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपने को पता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो उस वक्त जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है दिस फॉर्म्ड इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। ये हम फ्रॉम द डे वन बात कर रहे हैं। डे वन मतलब वो वाला डे जिस दिन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमने बात करनी शुरू करी थी कि भाई जो हमारा वेपर प्रेशर रहता है इट इज ऑलवेज, जो पूरे सॉल्यूशन का है, पीए लिख लो या पूरे सॉल्यूशन का ही लिख लो अब तो, इट इज ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, है ना। अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन का कंपैरेटिवली कम रहेगा प्योर सॉल्वेंट से। एंड द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा, अब डिफरेंस तो जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे किसी ऑब्जेक्ट के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है मुझे उसका वेपर प्रेशर घटा के सॉलिड तक पहुंचाना है। अब मैंने उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दिया है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से हुआ क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर ऑलरेडी लोअर डाउन हो गया, हुआ कि नहीं? अब जितना मुझे मेहनत करके उसका वेपर प्रेशर और नीचे लाना था, उसके कंपैरेटिवली वो पहले ही थोड़ा नीचे तो आ ही गया है। तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले उन दोनों में से जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी थी ताकि वेपर प्रेशर लोअर डाउन हो, उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। एंड दैट सर्टेन डिफरेंस between the freezing point of the pure solvent and the freezing point of the solution is known as depression in freezing point. Clear बात है बच्चा? And this depression in freezing point basically delta TF हमारा क्या represent कर रहा है बच्चा? यहाँ पे delta T is freezing point of pure solvent. delta T हमारे पास क्या है? freezing point of pure solvent. और TF क्या है? मतलब delta T नहीं, सॉरी, T नॉट F जो था वो क्या है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। जो नॉट लगा रहे हैं प्योर के लिए लगा रहे हैं। TF क्या आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब डेल्टा T क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर
सॉल्वेंट एंड ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी हमारे पास जो रहेगा, एंड वी नो दैट टी एफ इज ऑलवेज लेस देन टी नॉट एफ। टी एफ की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है टी नॉट एफ से। तो अब डेल्टा टी एफ कितना ज्यादा होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन, दैट इज मोलैलिटी। हम क्या कर रहे हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी एफ। क्लियर बात है बताइए, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं के एफ, जो कि यूनिट क्या है उसकी, केल्विन पर मोल, और डिग्री सेल्सियस पर मोल, पर मोलैलिटी केल्विन केजी पर मोल, और इसका नाम क्या है बच्चा, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, इब्लियोस्कोपिक, यहां पे क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड केएफ क्या है, बेसिकली डिग्री पर मोलैलिटी, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। डन है, बिल्कुल सेम पिछले टॉपिक जैसा हो गया। वहां पर भी हमने क्या किया था, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज के भी लगाया था। यहां डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने के एफ लगा दिया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लगा दिया। डन है, ये समझ में आ गया। तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जो हम कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे के एफ लगेगा जो कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट रहने वाला है। मोलैलिटी हमें निकालनी आती है, अगर मैं मोलैलिटी को 1 डेफिनेशन देने के लिए मोलैलिटी को 1 पुट कर दूं तो डेल्टा टी एफ और के एफ इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, के एफ इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। के एफ क्या है, इट इज दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन विच 1 यूनिट मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बेसिकली मोलैलिटी को 1 लिखा है हमने इसमें, और कुछ नहीं है। डन है। अब इसी के अंदर एक ये ग्राफ है बच्चा, इसको समझने की कोशिश करो। इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, नीचे की साइड टेम्परेचर, ऊपर की साइड वेपर प्रेशर। डन। यहां पे जो ये पार्ट है ए बी, ये किसका है, फ्रोजन सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जब प्योरेस्ट फॉर्म में था, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। अब लिक्विड सॉल्वेंट के केस में जब हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो वो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे डेल्टा टी एफ पे आके फ्रीज हो चुका है। अब मैं और अगर उसे नीचे लेके जाऊंगा तो वो ऑलरेडी फ्रोजन स्टेट में ही जा रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी फ्रोजन स्टेट में ही है। तो वो नीचे को जाता जा रहा है, क्या होता जा रहा है उसका, और बेसिकली वेपर प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है, लेकिन वो फ्रीज हो चुका है। वेयरएज जब सॉल्यूशन की हमने बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफरेंस दिख रहा है। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर इतना था वो ऑलरेडी रिड्यूस होके इतना तो हो चुका है, वेपर प्रेशर ऑलरेडी घट गया है। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाता जा रहा हूं वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, लेकिन वेपर प्रेशर कम होते होते एक सर्टेन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहां पे आके वो फ्रीज नहीं होना शुरू कर रहा है, वो इस सर्टेन टेम्परेचर पे आके फ्रीज हो रहा है। इस फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब इस पॉइंट के टीएफ पर पहुंचकर वो उसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ कंसाइड कर रहा है। समझ में आइए। तो ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर लोअर डाउन करना पड़ा है, दिस इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया, एंड इट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये बात समझ में आई है। जहां पहले चीजें 5 डिग्री पे अगर कोई चीज फ्रीज हो रही थी, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद अब वो कहां जाके फ्रीज हो रही है, और पीछे की साइड हमें टेम्परेचर को लेके जाना पड़ रहा है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया, डायग्राम क्लियर है, ये वाला जो अपना ग्राफ था। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये सेम वही फॉर्मूला है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं किया हुआ हमने इसमें। क्या कर रहे हैं बच्चा, हम जब मोलर मास की बात कर रहे हैं तो मोलर मास के अंदर हमने क्या किया है, मोलैलिटी निकाल ली, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर हमारे पास यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में लिखते हैं तो इनटू 1000 करते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला है। डेल्टा टी एफ के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये हमने सॉल्व किया तो रीअरेंज करके हम एम बी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डन है, ठीक है ना, सिंपल सेम तरह का ही फॉर्मूला है बिल्कुल। अब यहां एक दो चीजें और हैं, देखो बच्चा, के एफ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाँ जी, ये लो,
ठीक है। तो ये मोलर एंथैल्पी के साथ फॉर्मूला है सिर्फ, ये नोट डाउन कर लो, ये यूज बहुत रेयर होने वाला है। एम हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो मोलर मास गिवन है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन की एंथैल्पी है, इनटू 1000 आ गया अपने पास। ये बात समझ में आई है? तो ये लिख लो सिर्फ, बहुत रेयर होगा कि ये यूज होने वाला है। ठीक है, एक बार ना, अब मैं आगे का टॉपिक करा रहा हूं बच्चों, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा, तब लिख लेंगे, या 2 मिनट मेरे को टॉपिक कवर करने दो। अब यहां ना कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चा। सबसे पहले एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा और वैसे भी नॉलेज के लिए हमें समझ में आना जरूरी है। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन समझते हो? कोई ऐसी चीज जो कि फ्रीज ना होने दे। इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है? पहली बात तो अपने को पता है व्हीकल्स के अंदर ना रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर्स के अंदर हम कुछ कूलेंट डालते हैं जो कि गाड़ी के इंजन को ठंडा रखेगा, है ना। पानी डाल दिया मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर है, अच्छा कंडक्टर है, वो हीट एक्सट्रैक्ट कर ही सकता है। लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक क्या है, जब ठंड होती है, अगर मैं ठंड के टाइम पे उसको कूलेंट को डाल देता हूं और गाड़ी खड़ी है अगर हमारी रात को, तो सुबह क्या होगा, वो फ्रीज हुआ मिलेगा, और वो कूलेंट अगर पाइप्स के अंदर फ्रीज हो रखा है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। जहां पर जिन कंट्रीज के अंदर बहुत कम टेम्परेचर रहता है, वहां तो जो रेगुलर हम यहाँ पे कूलेंट यूज करते हैं उसके अंदर भी दिक्कत रहेगी ये वाली। तो होता क्या है बेसिकली, जब हम बात कर रहे हैं water is used in radiator for vehicles. If the vehicle is to be used in the places where the temperature is less than 0, the water would freeze in the radiators. To avoid this problem, certain substances are used in the radiator so that water does not freeze at low temperature in radiators, and these substances are called anti-freezing solutions. हम क्या कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। जैसे ethylene glycol in water is commonly used in car radiators, which lowers the freezing point of water. Freezing point can be lowered to the desired extent by changing the amount of ethylene glycol. जितनी मोलालिटी बढ़ाते जाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की, बेसिकली जितनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। तो जो ये चीजें हैं जो हम वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस। डन है? क्या चीज? प्योर नहीं डालना है बच्चा, प्योरेस्ट फॉर्म में हमें सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल का एक ड्रॉबैक भी तो है कि वो उतना वॉलेटाइल नहीं है, तो वो कंडक्टर भी नहीं है, वो इंजन से हीट एक्सट्रैक्ट भी तो नहीं कर रहा है जो बाहर भेजेगा ना, रेडिएटर वाला काम तो करवाना है ना हमें अल्टीमेटली, इसलिए। अब दूसरा देखो बच्चा, अब यहां एक एग्जाम्पल है, अगर कोई पूछ सके, किसी आइसक्रीम वाले से पूछ के देखना ये वाला पार्ट। While making ice creams in plastic or metallic cones, the ice cream seller puts a mixture of ice and common salt around the cones and not ice alone. अब ये जो आंसर है, अगर मतलब कोई ऑनलाइन देखे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसका मैं बताता हूं, मैं तुम्हें जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं, आंसर है नीचे लिखा भी हुआ है, अगर तुम पढ़ोगे तो उससे पढ़ के भी आंसर शायद तुम पकड़ पाओ, बट मैं भी उस चीज को काउंटर करने वाला हूं। कंसेप्ट नहीं है इसमें, कुछ एक बेसिक सेंस है इसमें। जब आइसक्रीम सेलर है वो क्या कर रहा है बच्चा, प्लास्टिक और मेटेलिक कोन्स के अंदर आइसक्रीम सेलर पुट्स अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट अराउंड द कोन्स एंड नॉट आइस अलोन। आइसक्रीम सेलर के पास पता है, वो कुल्फी देखी हुई है, जो कुल्फी जमाने वाले होते हैं उनके पास वो लोहे से के कोन्स होते हैं जिनमें से वो कुल्फी निकालते हैं, उसके आसपास बर्फ डाल देंगे तो कुल्फी जम जाएगी। बर्फ के साथ वो नमक डाल रहा है, नमक फ्रीजिंग, नमक किस चीज के फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन तो कोन के अंदर है जो आइसक्रीम है, जो मुझे पिघलानी है, जमानी है, ऑब्वियसली। आइस मेल्ट होगी तो सॉल्यूट की तरह काम करेगा, आइस मेल्ट होगी तो सॉल्यूट की तरह काम करेगा सॉल्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसका? जो बाहर वाली आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो हमें बाहर वाली बर्फ जमानी नहीं है। मेरे को अगर इसके अंदर आइसक्रीम जमानी है, मान लो ये ढक्कन है, इसके अंदर मैंने दूध डाला, सब कुछ डाला और ये आइसक्रीम सॉल्यूशन है, अब मुझे इसके बाहर जिस टब के अंदर इसे रखना है, उस टब के अंदर मुझे आइस चाहिए या पानी चाहिए? आइस चाहिए, आइस चाहिए। अगर आइस चाहिए तो फिर उसके साथ नमक क्यों डाल रहा हूँ? नमक तो उस फ्रीजिंग पॉइंट कम होने के बाद तो वो मेल्ट नहीं हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, ताकि वो लिक्विफाई ना हो, लेकिन हम तो बोल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के वो
लिक्विफाई ज्यादा जल्दी हो पाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो घट गया, उल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। अब तुम सोचो दूसरी चीज, एक बार ना इसको अब वापस मैं डिस्कशन पे लाऊंगा, पहले ये वाली बात समझ में आई है कर क्या रहे हैं। While making ice creams in plastic or metallic cones, the ice cream seller puts a mixture of ice and common salt around the cones and not ice alone। सिर्फ बर्फ नहीं डाल रहा है, साथ में वो नमक क्यों डाल रहा है? अब इसका जो काउंटर करते हैं, मैं मेन कंफ्यूजन यहां नहीं था, मेन कंफ्यूजन अब आना चाहिए। देखो, why is common salt or calcium chloride is scattered on the road to melt ice in the cold countries where it snows heavily? ये पता है तुम्हें, जहां बहुत बर्फ गिरती है वहां पर सड़कों पे बर्फ जम गई है, कम्यूट पॉसिबल नहीं है, गाड़ियां नहीं चल सकती, तो उसके लिए क्या करते हैं, नमक की स्प्रिंकलिंग करी जाती है। नमक क्या कर रहा है, नमक बीइंग अ नॉन वॉलेटाइल, वो क्या करता है, उसको क्या करेगा, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा। मतलब अगर वहां पर लेट अस अज्यूम -2 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर वो बर्फ बन गया है, नमक डालने के बाद अब उसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -5 हो गया, -2 से -5, टेम्परेचर बाहर -2 का ही है, तो ये अब क्या होगा, ये जो जमी हुई बर्फ है ये पिघलना शुरू कर देगी। ऊपर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक डाल रहा है, नीचे बर्फ पिघलाने के लिए नमक डाल रहा है। ठीक है, अब समझो एक बार, अब मैं इसको समझाता हूं। पहले ये वाला समझ में आ गया, और इसका 1-2 एक्सपेरिमेंट हमने क्लास में किया हुआ है पहले, मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें, और अगर करना भी है तो बहुत आसानी से हम अभी भी कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है, तुमने छोटी क्लास में शायद किया हो, घर पे सबके पास बर्फ है सबके पास। एक काम करना, आइस क्यूब्स निकालना, अब तो गर्मियां हैं, सबने बर्फ जमाई होगी, आइस क्यूब निकालना प्लेट के अंदर, और उसे अभी खाना मत, गला पकड़ेगा, घर वालों से थप्पड़ खाओगे। मेन क्या है, प्लेट के अंदर डालना आइस क्यूब्स को, इकट्ठे डाल दिया, उसके ऊपर एक धागा डाल देना, ऐसे ही डाल दिया धागा। अब धागा डाल के अगर उठाओगे तो बर्फ उसके साथ तो नहीं आएगी, धागा धागा आएगा अकेला। अब क्या करो, धागा डालने के बाद ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दो, छोड़ दिया नमक, मुश्किल से 30 सेकंड्स के लिए छोड़ दो, और अब तुम धागा पकड़ के उठाओगे तो सारी बर्फ उसके साथ चिपक के आ जाएगी। कोई इसका रीजन बता सकता है? धागा उसके अंदर चला गया, फिर वो जम गई, वापस से सॉलिडिफाई हो गई। ये करके देखना, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट और बहुत सही एक्सपेरिमेंट है। इसमें होता क्या है, इवन तुम्हें ये तक देखना चाहिए। एक काम करो, कटोरी के अंदर पानी लेना, 2 बाउल्स के अंदर पानी लेना, एक में थोड़ा नमक डाल देना और एक को प्योर रखना, दोनों को फ्रीज होने के लिए रख देना। उनको टाइम टू टाइम आधे आधे घंटे में नोटिस करना कि कौन सा पहले फ्रीज हो रहा है, तो तुम ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को प्रैक्टिकली बहुत ईजिली देख सकते हो। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं, ये एक्चुअल में क्या होता है अब समझना। इसमें मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूं और उसके साथ देखो, आंसर नहीं है बेसिकली, उसकी एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है। व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू आइस, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, एज अ रिजल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस क्रीम इन द कोन बिकम फास्ट। ये क्या लॉजिक है? एक्चुअली मैंने क्यों बोला था कि इसमें कंफ्यूजन होता है, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से। आइस एंड कॉमन सॉल्ट मिक्सचर आर कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर्स एंड टेम्परेचर अप टू -20 डिग्री सेल्सियस, -20 पे जाके वो फ्रीज होगा। द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। तो इसका आइसक्रीम से क्या लेना देना, उल्टा हमें तो आइसक्रीम चाहिए कि वो सॉलिडिफाई हो, -20 तक हम लेके कैसे जाएंगे? अब समझो एक्चुअल में क्या होता है। ये यहां पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कंफ्यूजिंग थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही थोड़ा सा बता दिया था कि भाई कंफ्यूज होगे और उसको सोच के देखना। ये हमारे पास क्या बचा, आइसक्रीम कोन, डन। मेरे को अगर इसके अंदर आइस जमानी है, जो मैंने लिक्विड डाला है, तो मुझे बाहर क्या रखना है, इसके आसपास बहुत कम टेम्परेचर रखना है, दैट इज बर्फ रखनी है, बर्फ रखनी है, आइस। क्योंकि आइस की एक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली हीट की प्रॉपर्टी है कि वो हाईयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट आ जाएगी, तो इसकी सारी हीट निकल के यहां आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब मजे की बात क्या होता है, तुमने एक क्वेश्चन बचपन में पढ़ा हुआ है, एक बात बताओ, एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर विच क्रिएट्स सीवियर बर्न, ज्यादा खतरनाक कौन सी है? स्टीम। वाटर के कंपैरेटिवली स्टीम ज्यादा खतरनाक है। क्यों भाई? क्योंकि वो वॉलेटाइल ज्यादा है, वो ज्यादा सरफेस एरिया पे पकड़ेगी, ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेगी बॉडी को और बर्न ज्यादा देगी। इस केस में मुझे बाहर सिर्फ बर्फ नहीं चाहिए,
बर्फ से ज्यादा अच्छा होगा अगर पानी होगा जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन अगर यहां पानी हो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो और ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा यहां से। तो हमने यहां पे जो नमक डाला है बाहर के सॉल्यूशन में, हमने बर्फ जमाने के लिए नहीं, जमी हुई बर्फ को सेम टेम्परेचर पे लिक्विफाई करने के लिए डाल दिया, so that it can increases the rate of freezing in this cone. इसकी वजह से तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट का जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। हाँ, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब ये 0 डिग्री पे, टेम्परेचर तो 0 ही है ना, बर्फ नहीं है। कितने टाइम पे? काफी देर के लिए, जब तक नमक का सॉल्यूशन है, हमेशा के लिए। अब मान लो अगर ये -20 डिग्री पे फ्रीज होगा तो -5, -10, -15 तक ये पानी ही रहने वाला है, लिक्विड रहने वाला है। एंड बीइंग अ लिक्विड इट हैव मोर कैपेबिलिटी और मोर पोटेंशियल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम दिस कोन, तो इसे जल्दी जमा देगा वो। समझ में आई है ये बात? और ये हमारे पास कुछ फ्रीजिंग पॉइंट के, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स थे। और ये हमारे सेम, बिल्कुल जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट वाली की बात करी थी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे सेम तरह के ये न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम अटेम्प्ट करके लाओगे। डाउट्स हम फिर क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। डन है बच्चा?